मैं डॉक्टर पूनम अदान, प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ कानपुर, आज आपको बीएड पाठ्यक्रम के विषय समकालीन भारत में शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित प्रकरण वैदिक काल में शिक्षा विषय पर अपना लेक्चर देने जा रही हूँ। वैदिक काल में शिक्षा, जब हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था आधुनिक युग की देन नहीं है, अपितु इसका आरंभ भारत में आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। परंतु जब हम भारतीय शिक्षा के व्यवस्थित रूप की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम वैदिक काल का ही आता है। वैदिक काल ही वो समय है जब भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा ने अपना प्रारंभिक व्यवस्थित रूप लेना आरंभ किया था। यह समय जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ है ये ऋग्वेद से हुआ है, ऋग्वेद की रचना के समय से हुआ है। अर्थात हम ऋग्वेद से ही ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा व्याप्त थी। इस समय वेदों का वर्चस्व था, इसे वैदिक काल कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अपने इस प्रारंभिक समय में शिक्षा का स्वरूप कोई बहुत सामान्य सा ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। इस समय बड़ी समृद्ध शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ था। जो यह शिक्षा प्रणाली थी ये वैदिक दर्शन पर आधारित थी, जिस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, तो इसी कारण इसे हम ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। हम इसे समन्वित रूप से हम इसे वैदिक काल की शिक्षा कह सकते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में जो प्रारंभिक वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, इसे अलग अलग दृष्टि से न समझकर हमें इसका समन्वित रूप से अध्ययन करना ही ज़्यादा समीचीन रहेगा। क्योंकि संपूर्ण वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रशासन था, शिक्षा का संगठन था, वो तो सामान्यतः एक जैसा ही था। पर धीरे धीरे जो समय की परिस्थितियां बदली और ज्ञान और कला कौशलों में भी धीरे धीरे वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे नई नई शिक्षण विधियों का विकास होता रहा। लेकिन हम यहाँ पर दोनों का भिन्न अध्ययन न करके उसे हम एक समन्वित रूप में ही उसका अध्ययन करेंगे। बस एक संक्षेप रूप में ये समझ सकते हैं कि जो शिक्षा बहुत ही समृद्ध रूप में वैदिक काल के आरंभ में विकसित हुई थी, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का समय आता गया उस समय तक शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ा बहुत ह्रास होना तो शुरू हो ही गया था। अब जो वैदिक काल में शिक्षा है, वैदिक काल की शिक्षा पर अगर हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि ये वेदों पर आधारित शिक्षा है और वेद है 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ये वेद है ये भारतीय जीवन दर्शन या भारतीय ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्रारंभ का वेद है, आदि वेद है। इसमें मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या की गई है। जो ऋग्वेद है इसमें ऋचाओं के द्वारा जो है मुख्य रूप से जीवन के 4 आश्रमों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। उस समय जो मनुष्य का जीवन था वो 100 वर्षों का होता था, जिसे 4 भागों में बांटा गया था। इसी को हम 4 आश्रम भी कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था ये 1 से 25 वर्ष की अवधि का था। उसी प्रकार जो इसके बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता था जो 25 से 50 वर्ष की जिसकी अवधि थी। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम था जो 50 से 75 साल का था, और इसके बाद संन्यास आश्रम शुरू होता था जो 75 से फिर आगे मृत्यु पर्यंत तक रहता था। तो इसी प्रकार से हम जीवन के 4 आधार भी इस समय पर माने जाते थे,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ पर मोक्ष शब्द पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस काल की जो भी शिक्षा थी वह सब मोक्ष के ही इर्द गिर्द घूमती थी। मोक्ष ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया था। जीवन का सबसे अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति को प्राप्त करना और अपने श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति करना ही माना गया था। उसके द्वारा इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना और परमात्मा में लीन हो जाना ही जीवन का परम उद्देश्य माना गया था। तो वैदिक काल के इस संक्षिप्त चर्चा के पश्चात अब हम जान लेते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या लिया गया था। अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के आधार पर जो शिक्षा है वो ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा वह है जो ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज कराने में सक्षम होती है। एक संस्कृत की उक्ति है जिससे सभी परिचित हैं, जो विद्या के इस रूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। अब प्रश्न उठता है कि हमें मुक्ति किससे पानी है? तो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति पानी है, जो बंधन प्रायः हमें इस संसार में फंसा देते हैं। और मनुष्य जो है वो नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करता है इन्हीं बंधनों में फंस करके। और वास्तविक विद्या फिर वही है जो हमें इन बंधनों से मुक्ति दिलाती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो वैदिक काल में ये शिक्षा थी, इस शिक्षा का स्वरूप क्या था आखिर। वेदों के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ हमने ज्ञान से और विद्या की प्राप्ति से लगाया है, तो उसी अनुसार वेदों के अनुसार पर ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की खोज करना, आत्मानुभूति करना, आत्मबोध का अनुभव करना, यही शिक्षा का उद्देश्य था। तो इसके आधार पर ही शिक्षा को दो प्रकारों में विभाजित किया गया था। एक है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में दो प्रकार की विद्या प्रचलित थी। पहली जो है पराविद्या, तो पराविद्या वह है जो ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा इस ब्रह्म की सत्यता, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, और जगत की मिथ्यता, ये संसार मिथ्या है, इस भाव को जो व्यक्त करती है वो है पराविद्या। और अपराविद्या क्या है? अपराविद्या वह है जो समाज के लौकिक स्वरूप से संबंधित है। ये तो हुआ परा और अपराविद्या की बात, लेकिन वैदिक काल में जोर जो है वो ज़्यादा पराविद्या पर ही दिया जाता था। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि जो चार पुरुषार्थ माने गए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और वैदिक काल में मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही था। इसलिए लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के विद्या पर ध्यान दिया जाता था, तभी जो है व्यक्ति आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैदिक काल में शिक्षा है, उस शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में ही लिया जा सकता था। अब देखते हैं कि शिक्षा की संरचना क्या थी, शिक्षा का संगठन कैसा था। तो जहाँ तक शिक्षा की संरचना और शिक्षा के संगठन का सवाल है, तो इस समय भी शिक्षा दो स्तरों पर विभाजित थी। पहला है प्रारंभिक या कह सकते हैं प्राथमिक स्तर। तो जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा है, इसकी व्यवस्था जो है परिवारों में ही होती थी। जब जो बालक है वो लगभग 5 साल का हो जाता था, तो कोई भी एक शुभ दिन निश्चित कर लिया जाता था और विद्यारंभ संस्कार के साथ ही ये शिक्षा शुरू होती थी। ये संस्कार जो है परिवार का जो कुल पुरोहित होता था उसके द्वारा कराया जाता था। जिस दिन ये संस्कार होता था, बच्चे को स्नान कराकर उसको नए वस्त्र पहना दिए जाते थे और कुल पुरोहित के सामने उसको बैठा दिया जाता था। जो कुल पुरोहित है वो क्या करता था, एक नया वस्त्र बिछाता था और उस पर
चावल के दाने डाले जाते थे। उसके बाद वेद मंत्र पढ़े जाते थे, देवताओं की आराधना की जाती थी, और फिर जो है बच्चे की उंगली पकड़कर जो बिछे हुए चावल होते थे, उन बिछे हुए चावलों पर वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। इस तरह से विद्यारंभ शुरू होता था। कुल पुरोहित को भी इसके बाद दक्षिणा इत्यादि दे दी जाती थी, और कुल पुरोहित जो है बच्चे को आशीर्वाद देता था, और बच्चे की जो शिक्षा है वो फिर नियमित शुरू हो जाती थी। तो ये तो हुई प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा की बात। अब अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, तो उच्च शिक्षा जो है, जैसे जैसे समाज में प्रगति होती गई, तो उसी तरह धीरे धीरे शिक्षा के विषयों की संख्या भी बढ़ने लगी। तो अब केवल परिवार में तो इस प्रकार की शिक्षा देना संभव नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की गई, और विशिष्ट विद्यालयों की भी स्थापना की गई। इसमें गुरुकुल प्रणाली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। गुरुकुल जो है, जैसा कि आज आप देखते हैं ना विश्वविद्यालय होते हैं, तो इसी तरह से गुरुकुल होते थे, उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। ये जो गुरुकुल है ये नगरों के कोलाहल से दूर स्थापित किए जाते थे, शोरगुल से दूर रहते थे ये विश्वविद्यालय। और जो वहाँ पर इस प्रकार के, जैसे गुरुकुल प्राचीन काल में जो गुरुकुल शिक्षा प्रचलित थी, उसका अगर हम उदाहरण देखना चाहें आज भी, तो इसकी कुछ समानता जो है हमें, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय है, हरिद्वार है, विश्व भारती विद्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र हैं, यहाँ पर हम इसका कुछ मिलता जुलता स्वरूप आज हम देख सकते हैं। अब अगर हम उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु की बात करें, तो वो भी वर्ण के अनुसार, अलग अलग वर्ण के अनुसार अलग अलग आयु निर्धारित थी। जैसे जो ब्राह्मण जाति के बालक होते थे उनके लिए 8 वर्ष की आयु में, जो क्षत्रिय बालक होते थे वो 10 वर्ष की आयु में, और जो वैश्य बालक होते थे वो 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। और प्रवेश के समय, जैसे प्राथमिक शिक्षा है उसमें विद्यारंभ संस्कार से शुरू होता था, ऐसी जो ये उच्च शिक्षा है, जब गुरुकुल में बच्चा प्रवेश लेता था तब भी बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। अब उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन का, जैसे कि शब्द से ही आप समझ रहे हैं, उप प्लस नयन। उप मतलब है समीप, और नयन का मतलब है ले जाना। मतलब जब छात्र को गुरु के समीप ले जाया जाता था, तो जब छात्र को गुरु के समीप ले जाया जाता था, तो हम इसे उस बालक का दूसरा जन्म भी मानते थे। उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को द्विज भी कहा जाता था। द्विज मतलब दूसरा जन्म होता है। इसके लिए भी एक शुभ दिन निश्चित कर लिया जाता था, और गुरु जो है वो बालक को पहले जो गायत्री मंत्र है, सावित्री मंत्र भी कहते हैं जिसे, उसका उपदेश देता था। इसके पश्चात ही जो है गुरु बालक को शिक्षा देना प्रारंभ करता था। और तीनों ही वर्ण के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तीनों वर्णों के लिए जो ये संस्कार है वे अनिवार्य था। मतलब कोई भी जो बालक है वो बिना उपनयन संस्कार के वैदिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकता था। अब ये तो हुआ शिक्षा प्रारंभ की बात, ये होता था उपनयन संस्कार से। अब इसी तरह से वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर भी एक संस्कार होता था, जिसे हम समापवर्तन संस्कार कहते हैं। शिक्षा की समाप्ति पर, समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? घर को वापस आना। अतः जब ये समापवर्तन संस्कार होता था, तो गुरु जो है वो छात्रों को, अभी तक जो है छात्र गुरु के पास रहते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। अब ये ब्रह्मचर्य के बाद अब ये गृहस्थ आश्रम में उनको प्रवेश करना होता था। तो गुरु क्या करता था? ब्रह्मचारी के वस्त्र उतार कर उन्हें गृहस्थ के वस्त्र पहनाकर और यज्ञ वेदी के सामने उनको बैठाते थे। फिर वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, हवन किया जाता था, पूजा अर्चना की जाती थी, और इसके बाद जो है गुरु शिष्यों को अपने मधुवर्क मतलब है घी और शहद का जो मिश्रण होता है वो देता था, और उसके साथ साथ उपदेश भी देता था। उसको दीक्षांत उपदेश कहते थे। और साथ ही फिर उसे मनुष्य जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण है 3 ऋण माने गए हैं, इन 3 ऋणों को उतारना बहुत आवश्यक माना गया है। तो उसी समय जो है गुरु छात्रों को पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इन तीनों से उऋण कैसे हुआ जाए, इन तीनों का कैसे चुकाया जाए, इसका उपदेश भी उसे देते थे। और शिष्य भी जो है गुरु के इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनते थे, और उन्हें यहाँ पालन करने का वचन भी देते थे। और फिर वो
कुछ जो उपयुक्त गुरु दक्षिणा उन्हें देनी होती थी वो दे करके वो गुरुकुल से विदा हो जाते थे। तो विद्या आरंभ करने का और विद्या समाप्ति का संस्कार वैदिक काल में ये होता था। अब इसके बाद अगर हम परीक्षाओं की बात करें कि परीक्षाएं कैसे होती थी, फिर उनको डिग्रियां कैसे मिलती थी, मार्कशीट्स कैसे मिलती थी, आज की तरह उनको डिग्रियां नहीं मिलती थी। वैदिक काल में जो गुरु है वो छात्र को सिखाए हुए जो ज्ञान की परीक्षा है वो प्रायः मौखिक रूप से ही ले लेते थे। पहले मौखिक रूप से परीक्षा ले लेते थे, फिर उस छात्र को एक विद्वानों की सभा होती थी वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाता था और वो विद्वान जो है उन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और यदि वो उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाते थे तो वे उसे सफल घोषित कर देते थे। अब सफल घोषित करने पर उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते थे, बल्कि जो इनकी योग्यता है वही इनका प्रमाण समझी जाती थी। मतलब गुरुकुल में भी जो जैसे ये शिक्षा आपको बताया 4 वेदों पर आधारित है और हर वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष निर्धारित थे। अगर जो छात्र गुरुकुल में रहकर 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो इसका मतलब है उसने एक वेद का अध्ययन कर लिया। तो एक वेद के अध्ययन करने के बाद उसे स्नातक की उपाधि प्राप्त होती थी। इसी प्रकार और आगे वो शिक्षा प्रारंभ करता है और फिर उसके आगे जब वो और 12 वर्ष और पढ़ता है अर्थात 24 वर्ष के बाद वो 2 वेदों का अध्ययन कर लेता था। तो 2 वेदों का अध्ययन कर लेता था, उसके बाद उसे वसु की उपाधि मिल जाती थी। इसी प्रकार से और 12 वर्ष जोड़ लीजिए, 36 वर्ष के बाद वो 3 वेदों का अध्ययन कर लेता था तो उसे रुद्र की उपाधि मिल जाती थी। और सबसे हाईएस्ट उपाधि जो है वो होती थी आदित्य की उपाधि, अर्थात जब चारों वेदों का वो अध्ययन कर लेता था। इस तरह से जो चारों वेदों का अध्ययन है तो आपने देखा इसके लिए कितने साल की शिक्षा आवश्यक है, 48 साल की शिक्षा उसके लिए फिर आवश्यक होती थी। तो इस प्रकार से 4 उपाधियां वेदों के अध्ययन के अनुसार से दी जाती थी। अब हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शों की तरफ कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे। सबसे पहला है ज्ञान एवं संस्कृति पर बल देना। ज्ञान का जो विकास है वो वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य उद्देश्य था। ज्ञान को ही यहाँ तक कि मनुष्य का तीसरा नेत्र समझा जाता था। ये कहा जाता था ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, और ये माना जाता था कि जो ये ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है यही हमें इस स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के संसार का ज्ञान कराता है। इसीलिए आपने परा और अपरा विद्या को भी देखा है। तो वैदिक काल में क्या होता था, भौतिक विकास के लिए छात्रों को भाषा का, व्याकरण का, पशुपालन इत्यादि अन्य कला कौशल की शिक्षा तो दी ही जाती थी, उसके साथ सामाजिक क्रियाओं में भी उसे कुशल किया जाता था, परंतु उसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए भी जोर दिया जाता था और उसे धर्म का, नीति शास्त्र का अध्ययन आदि कराकर उसको धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित भी किया जाता था। दूसरी विशेषता है वैदिक काल की शिक्षा की कि चित्त वृत्तियों का निरोध, क्योंकि इसमें आत्मानुभूति पर बल दिया गया है, ब्रह्म ज्ञान पर बल दिया गया है, तो ये कोई साधारण कार्य तो है नहीं। चित्त वृत्तियों का निरोध इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि चित्त वृत्तियों का निरोध करने से ही योग की शक्ति प्राप्त होती है, और अगर ये सब योग की शक्ति प्राप्त हो जाती है, चित्त वृत्तियों पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो ब्रह्म ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगला उद्देश्य है इसका स्वास्थ्य का संरक्षण व संवर्धन। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो वैदिक काल की शिक्षा है इसमें मनुष्य के केवल एक पक्ष के विकास पर नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। तो जब गुरुकुल में या ऋषि आश्रमों में शिष्य जाते थे तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष जोर दिया जाता था। उसके लिए उन्हें उचित आहार विहार किस प्रकार करना है, आचार विचार किस प्रकार करने, कैसे आचरण करने हैं, किस तरह के आचरण से उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ये सभी चीज़ों की शिक्षा गुरु के द्वारा दी जाती थी। उन्हें अहिंसा का पालन करने के लिए, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पावन व पवित्र भावना का विकास, क्योंकि जो शिक्षा है मनुष्य को आत्मिक विकास की ओर ले जाती है।
इसलिए ब्रह्म को की प्राप्ति करनी है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य को पवित्रतापूर्ण आचरण करने की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए पवित्रता की भावना के विकास पर जोर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, अर्थात कैसा चरित्र जो वैदिक आदर्शों के अनुरूप हो, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, सदाचार का पालन करें और उच्च विचार पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, मतलब बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता था। इसलिए उस छात्र के अंदर किस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा किया जाए, छात्र स्वयं को अच्छे से जाने, उसके अंदर आत्मानुभूति के गुण कैसे पैदा किए जाएं, इन सब की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। नेक्स्ट है नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन। वैदिक काल में छात्रों को आदर्श नागरिक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी और कहा जाता था कि आदर्श नागरिक बनकर आत्म केंद्रित जीवन का यदि बालक पालन करता है तो वह चरम उद्देश्य को प्राप्त करता है। इसलिए उनको बालकों को स्त्री हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उसके साथ साथ समाज की सेवा कैसे करनी, पिता और गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, गौ सेवा, अतिथि का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, ये सब भी उनकी दिनचर्या में ही शामिल करे जाते थे कि जिससे वो नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट और है वैदिक काल की शिक्षा का जो उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की उन्नति। मतलब केवल शिक्षा जो है पुस्तकीय ज्ञान पर ही नहीं जोर दिया जाता था, बल्कि जो जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है कुशलता, उस कुशलता के लिए भी छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वो अपने भावी जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से चला सकें। इसके लिए विभिन्न व्यवसायों का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इससे कह सकते हैं हम कि शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी बल्कि व्यवहारिक भी थी। राष्ट्रीय संस्कृति का नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। ये जो आज हम देख रहे हैं ना वैदिक कालीन कुछ परंपराएं आज भी विद्यमान हैं, तो ये सारी परंपराएं वैदिक संस्कृति की ही देन है। तो वैदिक काल में छात्रों को अपने राष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण की शिक्षा दी जाती थी, उसके प्रसार की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए उनमें स्वाध्याय की आदत भी डाली जाती थी। उन्हें अपनी जो श्रेष्ठ संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है उससे परिचित भी कराया जाता था। यही कारण है कि उस संस्कृति का प्रसार आज तक भी हमारे देश में हो रहा है। ईश्वर भक्ति और उपासना पर बल, चूंकि ये तो आप समझा ही है कि जो चरम उद्देश्य क्या था, मुक्ति को प्राप्त करना, तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति और उपासना तो बहुत ही आवश्यक है। अतः ईश्वर भक्ति और उपासना पर भी बहुत अधिक बल दिया जाता था। अब देख लेते हैं हम कि शिक्षा का प्रशासन कैसे होता था और धन की व्यवस्था कैसे होती थी। ये तो आपने देख ही लिया, कोई फीस इत्यादि ली नहीं जाती थी। तो कैसे शिक्षा का प्रशासन चलता था, वहाँ की वित्त व्यवस्था कैसे चलती थी। तो शिक्षा के प्रशासन की जहाँ तक बात है, शिक्षा जो है राज्य का कोई उस पर नियंत्रण नहीं था। उस समय जो गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी तो उस समय गुरुओं को इतना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, राजा और प्रजा सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते थे। तो जो मतलब गुरु ही जो है वहाँ गुरुकुल का सर्वे सर्वा होता था। शिक्षा के लिए वो कोई किसी से शुल्क लेते नहीं थे, पूरी तरह से निःशुल्क थी। लेकिन फिर जब बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो वो यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा, गुरु दक्षिणा इत्यादि देते थे। और फिर जो है छात्र भी गुरुओं की हर तरह से उनकी सेवा करते थे, चाहे भिक्षा वृत्ति करके उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना हो, आवास की व्यवस्था करना हो, पशु अन्न इत्यादि हो, ये सब छात्र करते थे। इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। शिक्षा का पाठ्यक्रम यदि हम देखें तो पाठ्यक्रम को भी हम प्रकृति के आधार पर देख सकते हैं, वर्ण के आधार पर, और शिक्षा के स्तरों के आधार पर भी पाठ्यक्रम विभाजित था। अगर हम प्रकृति के आधार पर देखें तो पराविद्या और अपराविद्या, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की
प्रबंध था यहाँ पर। पराविद्या जो थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता था आध्यात्मिक विकास करना, तो उसके लिए आत्मा परमात्मा, विविध पुराणों का अध्ययन, दर्शन, वेद वेदांगों का अध्ययन, नीति शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। इसी तरह से अपरा विद्या जो है उसको, जो मुख्य रूप से लौकिक जगत से संबंधित थी, तो उसके लिए भी अंक शास्त्र की विद्या है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, ज्योतिष है, भूगर्भ विद्या है, भौतिक शास्त्र है, इन सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। अब आते हैं अगर वर्ण के अनुसार किसी एक विषय विशेष का अध्ययन, मतलब ये तो परा और अपरा विद्या तो कराई ही जाती थी, इसके अलावा भी वर्ण के अनुसार किसी एक विषय में छात्र को पारंगत किया जाता था, वो भी उसके वर्ण के अनुसार। अर्थात जैसे जो ब्राह्मण बालक है उसको धार्मिक ग्रंथों का विशेष अध्ययन करना होता था, और जो क्षत्रिय बालक है इसी प्रकार से वो युद्ध विद्या से संबंधित किसी भी एक कला में दक्षता हासिल कर लेते थे। उसी प्रकार से जो वैश्य हैं वो व्यापार में, कृषि में, किसी भी व्यावसायिक जगत से संबंधित जो भी कोई कार्य है उसमें वो दक्षता हासिल कर लेते थे। अब इसी तरह से अगर हम शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्रारंभिक स्तर था और उच्च स्तर था। तो प्रारंभिक स्तर की जो पाठचर्या है उसमें सामान्य जैसे भाषा है, व्याकरण है, द्वंद्व शास्त्र है, गणना इत्यादि का सामान्य ज्ञान है ना, धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे दिया जाता था। और उसी प्रकार जब हम उच्च शिक्षा पर आते हैं तो उच्च स्तर पर शिक्षा जो है वो सामान्य और विशिष्ट दो उसमें भागों में विभाजित थी। संस्कृत भाषा का तो विशेष अध्ययन कराया ही जाता था, उसका व्याकरण का अध्ययन, धर्म की शिक्षा, नीति शास्त्र की शिक्षा, ये सब तो महत्वपूर्ण थी ही। उसके साथ ही साथ सामान्य शिक्षा भी दी मतलब विशिष्ट शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, आयुर्विज्ञान एक हो गया, सैनिक शिक्षा हो गई, कृषि है, पशुपालन है, राजनीति शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, इन सब विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त और अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल तक आते आते जब और भी विषय प्रचलन में आ गए थे तो कुछ और नए विषय जुड़ गए, जैसे इतिहास पुराणों की शिक्षा, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र की विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, देव विद्या, इन सब तरह की विद्या को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अब आते हैं कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी प्रचलित थी। ये तो प्रारंभ में जैसे हमने बता दिया है, गुरुकुल में जब शिक्षा ग्रहण करते थे बालक तो क्या करते थे, गुरुकुल में गुरु जो है वो मंत्रों का उच्चारण करते थे और जो शिष्य हैं वो उसको उसी तरह से अनुकरण करते हुए उसको कंठस्थ करने का प्रयास करते थे। तो अनुकरण विधि है, आवृत्ति विधि है, बार बार उसे कंठस्थ करना, रटना। गुरु ही व्याख्यान देते थे और व्याख्यान दे के विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करते थे। इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल तक आते आते कहानी कथन विधि का भी आरंभ हो गया था। अगर हम सैन्य अभ्यास वगैरह की बात करें तो उसके लिए प्रदर्शन विधि है, अभ्यास विधि है ना। और इसी तरह उत्तर वैदिक काल में और आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है और शास्त्रार्थ विधियां हैं। इन सभी विधियों का विकास हुआ। तो ये हम नहीं कह सकते कि वैदिक काल में शिक्षण विधियों की उपेक्षा की गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वैदिक काल में भी जो शिक्षण विधियां, जितनी ये विधियां हम देख रहे हैं, ये बड़ी ही मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं। सबसे ज़्यादा जो मुख्य जोर दिया जाता था वैदिक काल में वो विधि थी श्रवण मनन और निदिध्यासन विधि। मतलब श्रवण, सुनना, पहले विद्यार्थी गुरु की कही हुई बात को, गुरु के द्वारा उच्चारित किए गए मंत्र को, श्लोक को सुनते थे ध्यान से, फिर उसका मनन, चिंतन मनन करते थे और फिर निदिध्यासन, उसे धारण करते थे, मतलब उसे व्यवहार में लाने की कोशिश करते थे। इस प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का विकास वैदिक काल में हुआ है। अब कुछ और पक्ष हम शिक्षा के भी ले लेते हैं, जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी का कैसे थे, परीक्षाएं और उपाधियां कैसी थी, अनुशासन कैसा था। तो अगर हम अनुशासन की बात सबसे पहले करते हैं तो छात्र जो थे गुरुकुल में गुरु के ही सानिध्य में रहते थे और गुरु का पूरा कर्तव्य हो जाता था कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ तक कि छात्र के आचरण में यदि कोई भी त्रुटि रह गई है तो उसके लिए जिम्मेदार गुरु को ही माना जाता था। तो गुरु बहुत
अनुशासित रूप से बच्चों के साथ रहते थे और गुरु के आचरण का भी उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। तो इस तरह कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था वैदिक काल में, और बहुत संयम से उनको रहना पड़ता था, बहुत नियम से रहना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता था। अगर हम प्रारंभिक वैदिक काल में देखें तब तो बहुत ही कठोर अनुशासन होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते तो बस अगर जो शिष्य हैं वो गुरुओं के आदेशों को, गुरुकुलों के नियमों को पालन भी कर लें, उनको ही अनुशासन मान लिया जाता था। हालांकि ये भी था, अनुशासन का अगर पालन नहीं किया है तो दंड की भी व्यवस्था थी, शारीरिक दंड की भी व्यवस्था थी यहाँ पर। अब हम परीक्षाएं उपाधियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उपनयन और समापवर्तन संस्कार के बारे में आपको बताया जा चुका है। शिक्षक और शिक्षार्थी को अगर हम देख लेते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी कैसे थे। शिक्षकों को वैदिक काल में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च स्थान कह सकते हैं प्राप्त था। राजा के साथ साथ प्रजा भी जो हाथ जोड़कर गुरु के सामने बिल्कुल समर्पित भाव से उपस्थित रहती थी। तो ये स्थान क्यों प्राप्त था? क्योंकि जो गुरु थे, गुरु भी बड़े ही विद्वान होते थे, बहुत स्वाध्यायी होते थे, धर्मपरायण होते थे और सच्चरित्र होते थे, बड़े संयमी भी होते थे। इसीलिए उन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता था और उन्हें धिया वसु, मतलब जिनकी बुद्धि ही धन है, मतलब बुद्धि के बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे। इसीलिए गुरुओं को इतना श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त था और वो शिष्यों का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गुरु के साथ साथ जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी भी गुरुओं का बहुत आदर करते थे, गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार चलते थे, ब्रह्मचारी कहलाते थे, वे सात्विक भोजन करते थे, व्यसनों से तो सदा ही वो दूर रहते थे। गुरुकुल के नियमों का पालन करना, गुरु की सेवा करना, बहुत ही नियमित दिनचर्या उनकी होती थी। और इस प्रकार जो शिक्षार्थी थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी गुरु के आज्ञा के अनुसार ही बड़ा ही संयमित जीवन व्यतीत करते थे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु शिष्य संबंध की। गुरु और शिष्य के संबंध सबसे ज़्यादा यदि मधुर माने जाते हैं तो वो वैदिक काल में ही माने जाते हैं। वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध बड़े ही मधुर थे। कहा जा सकता है कि एक अभिभावक की तरह ही गुरु छात्रों के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए सजग रहते थे। तो छात्र भी जो है, शिष्य जो है, वो भी गुरु को पिता के समान ही मानते थे। गुरु जो है गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए बालक के सुख दुख का ध्यान रखना, शिक्षा दीक्षा देना, भोजन का प्रबंध करना, आवास का प्रबंध करना, मतलब बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व गुरु के द्वारा ही वहन किया जाता था। तो इसलिए माता पिता भी बहुत निश्चिंत रहते थे कि हाँ, गुरु के सानिध्य में उनका जो पुत्र है, बालक है या बालिका है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जहाँ तक हम गुरु के, इसी तरह से इस काल में गुरु के और शिष्यों के अलग अलग कर्तव्य भी निर्धारित थे। गुरु भी अपने कर्तव्यों का बहुत सजगता से पालन करते थे और शिष्य भी जो है वो गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे। अब अगर हम शिक्षण संस्थाओं की बात कर लेते हैं तो गुरुकुल तो एक प्रमुख शिक्षण संस्था थी ही, जिसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन गुरुकुल के अलावा भी कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं थी जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप बस समझ लीजिए कि जैसे टोल है, टोल में संस्कृत एक ही विषय है, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और उसमें एक ही शिक्षक होता था। इसी तरह चरण है, चरण में भी वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और उसमें भी एक ही शिक्षक रहता था। अब आते हैं घटिका। घटिका में क्या था? धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी, परंतु इसमें एक घटिका में बहुत शिक्षक होते थे, अनेक शिक्षक रहते थे। अब आते परिषद भी होती थी। परिषद जो है उसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और उसमें साधारण रूप से 10 शिक्षक तो रहते थे। विद्यापीठ है, विद्यापीठ में भी व्याकरण की और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और कई शिक्षक इसमें विद्यमान रहते थे। उसी प्रकार से विशिष्ट विद्यालय भी थे, मंदिर महाविद्यालय भी थे, तो कई तरह के ब्राह्मणीय महाविद्यालय भी थे। जो ब्राह्मणी विद्यालय महाविद्यालय थे वहाँ पर भी उसको हम चतुष्पदी भी कहते थे, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, मतलब दर्शन है, पुराण है, कानून है, व्याकरण है, इन सब की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी।
वैदिक काल से संबंधित शिक्षा की सभी संप्रतियों को अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम वैदिक कालीन शिक्षा के गुणों की बात कर लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के क्या क्या गुण थे। सबसे पहला गुण तो यही है कि निशुल्क शिक्षा थी। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, गुरु किसी प्रकार का शिष्यों से शुल्क किसी प्रकार का नहीं लेते थे, और बल्कि शिष्यों के आवास की, शिष्यों के भोजन की सारी व्यवस्था वो खुद करते थे। परंतु बस जब विद्या समाप्ति होती थी तो शिष्य जो है अपनी उसके अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी बहुत गुरु दक्षिणा गुरु को दे दिया करते थे। शिक्षा का व्यापक अर्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट गुण है वैदिक कालीन शिक्षा का। शिक्षा को संकुचित अर्थ में भी लिया जाता है, व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में यदि हम लेते हैं तो वो केवल पुस्तकीय शिक्षा हो जाती है या लौकिक शिक्षा हो जाती है बहुत ज़्यादा, परंतु इसमें व्यापक अर्थ लिया गया। तभी आपने देखा परा विद्या, अपरा विद्या, हर तरह से सर्वांगीण बच्चों का विकास करना। तो इसलिए शिक्षा का इसमें व्यापक अर्थ लिया गया और पारलौकिक शिक्षा देकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को तैयार कराने का प्रयास किया जाता था। तो शिक्षा को बहुत व्यापक अर्थों में लिया गया। इसी तरह जब शिक्षा को हम व्यापक अर्थ में लेंगे तो शिक्षा के उद्देश्य भी व्यापक ही होंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल छात्र का जो है शैक्षिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास करना ही नहीं था, बल्कि हर तरह के विकास पर, नैतिक विकास भी करना, चारित्रिक विकास करना, उसका आध्यात्मिक विकास करना, उसके साथ साथ उसका चरित्र निर्माण करना, सभी प्रकार के उद्देश्यों पर बल दिया जाता था। तो शिक्षा के उद्देश्य भी बहुत व्यापक थे। अब आते हैं शिक्षा की व्यापक पाठचर्या। जब शिक्षा को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है, उसके उद्देश्य भी व्यापक निर्धारित किए गए हैं, तो पाठ्यचर्या का व्यापक होना तो स्वाभाविक ही है। इसीलिए दोनों प्रकार के जो विषय हैं, आध्यात्मिक पराविद्या और अपराविद्या, दोनों ही प्रकार की विद्या प्रदान करने के लिए, दोनों ही प्रकार के विषयों में और क्रियाओं में बच्चे को कुशल बनाने के लिए बहुत ही व्यापक पाठचर्या का निर्धारण किया गया था, जिसमें बहुपक्षीय उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। अब है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। क्योंकि शिक्षा को चूंकि व्यापक अर्थ में लिया गया है और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल शैक्षिक उन्नयन न करना होकर ब्रह्म ज्ञान है, मुक्ति है, मोक्ष है, इसलिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तो अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के केवल आंतरिक शक्तियों का विकास, केवल बाह्य शक्तियों का विकास ही नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास भी करना बहुत जरूरी होता है, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। नेक्स्ट इसके मेरिट है, गुण है कि बाह्य नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त शिक्षा। बाह्य नियंत्रण से किस तरह मुक्त थी? क्योंकि गुरुकुल में बालक जाता था शिक्षा लेने और वहाँ गुरु ही सर्वे सर्वा होता था, गुरु के आगे किसी का भी कोई बस नहीं चलता। जैसे आजकल की तो शिक्षा है, विश्वविद्यालय हैं, थोड़े बहुत बाह्य नियंत्रण उनमें तब भी पाया जाता है, कभी सरकार का नियंत्रण होता है, कभी एकेडमिक काउंसिल का नियंत्रण होता है, परंतु वैदिक काल में गुरु के आगे किसी की भी नहीं चलती थी, गुरु ही वहाँ का सर्वे सर्वा होता था और वो अपनी तरह से ही वहाँ के गुरुकुल के सारे प्रबंध भी करने के लिए वो स्वायत्त या स्वतंत्र रहता था। विशिष्ट शिक्षा, हम समझते हैं कि शायद विशिष्ट शिक्षा आधुनिक युग की देन है, परंतु ऐसा नहीं है। विशिष्ट शिक्षा का प्रारंभ तो वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था। परंतु ये जरूर अंतर है कि प्रारंभिक वैदिक काल में जो ये विशिष्टीकरण था वो छात्रों की योग्यता पर आधारित होता था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आते आते इसका जो आधार है वो छात्रों का वर्ण हो गया था। बस यही एक बात इसमें उचित नहीं थी। विशिष्टीकरण ठीक है, परंतु वर्ण के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। गुरु शिष्य के बीच मधुर संबंध, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुरु शिष्य के बीच जितने मधुर संबंध वैदिक काल में थे उतने मधुर संबंध कभी भी नहीं रहे हैं। इसके बाद है संस्कृति का प्रचार प्रसार व परीक्षण। वैदिक संस्कृति का जो आज तक वैदिक संस्कृति चली आ रही है, इसका जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है वो वैदिक काल में ही हुआ है। इस पर बहुत जोर दिया गया था। इसके लिए गुरु जो है वो छात्रों को पूर्ण रूपेण तैयार करते थे
और आज भी जो सारे कर्मकांड किए जाते हैं, रीति रिवाज किए जाते हैं, पूजा पद्धति की जाती हैं, ये सब वैदिक संस्कृति के अनुसार ही पूरी की जाती हैं। तो जो ये संस्कृति का प्रसार है, प्रचार है, इस सब का जो मुख्य श्रेय जाता है ये गुरुकुलों की स्वायत्त कार्य प्रणाली पर ही जाता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में गुण भी पाए गए थे, लेकिन कुछ दोष भी इसमें पाए गए थे, जिसके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। एक तो है शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व नहीं होना। जैसा कि बताया गया ना, पूरी तरह से गुरु के ही नियंत्रण में थी, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो राज्य की जिम्मेदारी ना होने से शिक्षा का एक सर्वमान्य स्वरूप तो विकसित नहीं हो पाया था। आज जैसे आप देखते हैं, शिक्षा जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व माना जाता है, इसीलिए राज्य का उत्तरदायित्व न होना इसका दोष कहा जा सकता है। दूसरा जो है शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक धारणा है। मतलब शिक्षा केवल बस प्रारंभिक और उच्च शिक्षा केवल दो ही स्तरों पर विभाजित थी, जबकि जो बच्चे की किशोर वय की अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, इस आधार पर शिक्षा की कई कैटेगरीज की जाती हैं। आज जैसे शिशु शिक्षा है, फिर निम्न प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, इस तरह के कोई स्तर उस समय तक प्रचलित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है अव्यवस्थित पाठ्यचर्या व रटने पर बल। मतलब पाठ्यचर्या बड़ी ही अव्यवस्थित, क्योंकि व्यापक बहुत थी, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। और सबसे दूसरी बात यह है कि उस पर रटने पर बहुत बल दिया जाता था, कंठस्थ कराए जाते थे। गुरु मंत्र का उच्चारण करता था और शिष्य को कहा जाता था एज इट इज़ आप भी उच्चारण करिए, और इसको रटने पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था, जो इसका दोष है। लोक भाषाओं और धर्म निरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। ये क्यों हुई? क्योंकि संस्कृत भाषा पर ही बहुत ज़्यादा जोर देते रहे, इसलिए अन्य जो लोक भाषाएं थी वो विकसित नहीं हो पाई। और इसी तरह से जनसाधारण और स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा हुई, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रारंभिक वैदिक काल था तब तो स्त्री शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया वैसे वैसे स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिले। अगला दोष इसमें पाया गया शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। आपने देखा ना, ब्राह्मण की शिक्षा, क्षत्रिय की शिक्षा, वैश्य की शिक्षा, सबके लिए आयु सब निर्धारित थी, लेकिन शूद्रों की शिक्षा की इसमें उपेक्षा की गई। तो ये शिक्षा का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि शिक्षा का सबसे जरूरी लक्ष्य यही होना चाहिए कि सबको शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। अगला पॉइंट इसका है प्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक और कठोर अनुशासन। अनुशासन की बात तो सही है कि गुरु का भी जीवन बहुत अनुशासित था और शिष्य भी बड़े ही अनुशासित रूप से रहते थे, लेकिन बालक को स्वतंत्रता ना देना और उससे कठोर ब्रह्मचर्य का इतनी छोटी आयु में पालन कराना, इसे अमनोवैज्ञानिक भी माना जा सकता था और इसीलिए इसे कठोर अनुशासन कहा गया था। अगला है धर्म को अधिक महत्व देना। धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया है। मतलब जो शिक्षा की संपूर्ण संरचना ही की गई थी वो धार्मिक आदर्शों के ऊपर ही आधारित की गई थी, और ज़्यादातर जो समय है छात्रों का वो धर्म शास्त्रों के अध्ययन में, कर्म कांडों में ही व्यतीत हो जाता था। तो धर्म को बहुत अधिक महत्व दिए जाने से ही अन्य जो पूरी तरह के सर्वांगीण विकास हेतु विषयों की जरूरत थी उसको महत्व नहीं दिया जा सका। अगला पॉइंट है इसमें कि दोष क्या थे इसमें, हस्तकार्य और शारीरिक श्रम के प्रति भी घृणा, मतलब नहीं कह सकते, हम उपेक्षा का भाव कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हस्तकार्य और शारीरिक श्रम के प्रति छात्रों को जागरूक नहीं किया गया था, क्योंकि धार्मिक शिक्षा को बहुत अधिक बल दिया गया। धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा बल दिया गया तो लौकिक विषयों की उपेक्षा हुई। लौकिक विषयों की उपेक्षा होने से ही जो है हस्तकार्य और शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता बनी रही। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि वर्तमान भारत में, हमारे आधुनिक भारत जो है, शिक्षा जो प्रचलित है, ऐसा नहीं है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष व्याप्त हो गए थे तो आज हमारे लिए ग्रहणीय तत्व नहीं है। वैदिक शिक्षा प्रणाली बहुत प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, आज तक उसके बहुत से गुणों को हम ग्रहण करते रहे हैं। तो जो कुछ ग्रहणीय तत्व हैं इन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है आदर्शवादिता का गुण। आज हम देख रहे हैं समाज में आदर्शों का, मूल्यों का कितना अभाव दिखाई दे रहा है। तो
जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें जो आदर्श मूल्यों की स्थापना की गई थी, आदर्शवादिता के जो गुण व्याप्त थे, वो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय होने चाहिए। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर आज भी हम हर बारी यही बात करते हैं कि बालक का सर्वांगीण ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये वैदिक शिक्षा की ही देन है। योग्यता आधारित विशिष्टीकरण, आज हम इस चीज़ की आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं कि सभी छात्र को रुचि और योग्यता के आधार पर विशिष्ट विषयों का चुनाव करना चाहिए, लेकिन देखिए इसको वैदिक काल में ही इसे समझ लिया गया था और योग्यता के आधार पर विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध, ये तो वैदिक काल में जितने मधुर संबंध थे, इन्हीं मधुर संबंधों की आज के समाज में नितांत आवश्यकता है। आज गुरु शिष्य के मध्य जो संबंध है उसमें बहुत कटुता आ गई है, तो वैदिक काल की शिक्षा से हम ये सीख सकते हैं। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे, ब्रॉड एम्स लिए गए थे, शिक्षा को कुछ ही उद्देश्यों तक सीमित नहीं रखा गया था। आज भी हम शिक्षा में इसी पद्धति को अपनाते हैं, उनको व्यापक उद्देश्यों पर आधारित रखते हैं। शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी, ये भी वैदिक शिक्षा से ली जा सकती है। उत्तर वैदिक काल में आते आते राज्य और समाज की भागीदारी वैदिक शिक्षा में होने लगी थी। शिक्षा का जो विभिन्न स्तरों पर विभाजन, हालांकि हमने ये कहा कि केवल 2 ही स्तरों पर विभाजन किया गया था, उचित नहीं था, लेकिन स्तरों पर विभाजन तो शुरू हो गया था, ये वैदिक काल से ही शुरू हुआ था। आज शिक्षा कई स्तरों पर विभाजित है, लेकिन ये जो देन है ये वैदिक शिक्षा की है। उत्तम शिक्षण विधियाँ, जैसे हमने जितनी भी शिक्षण विधियों के बारे में हमने अभी अध्ययन किया, वो सभी विधियाँ मतलब जैसा विषय होता था उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन किया गया था, तो इसलिए उत्तम शिक्षण विधियाँ कहा जा सकता है। मनोविज्ञान पर आधारित थी, इसलिए इन शिक्षण विधियों को आज भी अनुसरण इनका किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास। सही संप्रत्यय का मतलब है ये बाह्य अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन का जो उस समय प्रचलन था, ये आज भी अनुकरणीय है। जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति मिली, आज भी सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। इसका प्रारंभ वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। स्त्री पुरुषों की शिक्षा में भेदभाव नहीं होना, सबको समान अवसर मिलना। वैदिक काल की जहाँ तक हम बात करते हैं, तब स्त्री शिक्षा में बहुत समान अवसर मिलते थे, स्त्रियों को शिक्षा में कोई पाबंदी नहीं थी। जो श्रेष्ठ विदुषियाँ हुई हैं, गार्गी हैं, अपाला हैं, घोषा हैं, ये सब वैदिक काल में हुई हैं, शास्त्रार्थ में पारंगत होती थी, तो स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं था। ये देन भी वैदिक काल से है। व्यावसायिक शिक्षा, जिस पर आज बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसको भी यदि हम देखते हैं तो वैदिक काल की ही देन समझ में आती, क्योंकि उस समय जब कहा गया ना, जो वर्ण के हिसाब से जो है विभिन्न व्यवसायों में पारंगत किया जाता था। धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर आज भी हम धार्मिक और नैतिक शिक्षा की कितनी बात कर रहे हैं कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आज नितांत आवश्यकता है, और ये जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल है, ये हमें वैदिक शिक्षा से ही सीखने को मिलता है। तो अब हमने वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार हमने इसके गुण भी देखे, हमने दोष भी देखे, तो जो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है वो अपने समय की बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। उसके कुछ मुख्य गुण जिसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं: निःशुल्क शिक्षा, छात्रों का आध्यात्मिक विकास, संयमित जीवन, संस्कार प्रधान उनका जीवन, गुरु शिष्यों का अनुशासित जीवन, ये गुण थे। उसके साथ कुछ छोटे मोटे दोष भी थे, परंतु अगर हम इन दोषों को की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें तो जो वैदिक युगीन शिक्षा पद्धति है, ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति कहलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यदि हम इसे भारत की संपूर्ण जनसंख्या तक मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक विशुद्ध रूप में इसको पहुंचा सकें, तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत भी ज्ञान के उस सर्वोच्च शिखर की ओर पहुंच जाएगा जहां वह स्वयं को विश्व गुरु कहलाने के योग्य समझेगा। पूरा विश्व हमारी भारतीय शिक्षा का अनुकरण करेगा। धन्यवाद।